नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू यूट्यूब चैनल जिसका नाम है जीडीएस ग्रामीण डाक सेवक। और जैसा कि मैंने इससे पहले 2-3 वीडियो बनाए हैं, आप जाके देख लीजिए। एक वीडियो है वर्क ऑफ बीपीएम पे, एक वीडियो है वर्क ऑफ एबीपीएम और एक है फुल वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस बताई गई है रिजल्ट के बाद की। अब ये वीडियो टॉप 10 क्वेश्चन, टॉप 10 नहीं बोल सकते लेकिन 10 क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली सभी जो जीडीएस ज्वाइन करना चाहते हैं उनके मन में आते हैं। और मुझे कुछ कॉल आए हैं तो यही कुछ सवाल उन्होंने पूछे हैं। ऐसे 10-20 सवाल हैं लेकिन अब ये एक वीडियो में हम 10 सवाल कवर करेंगे नॉर्मली, और अगले वीडियो में 10 सवाल कवर करेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस स्लाइड में लिस्ट ऑफ क्यू एन ए क्वेश्चन। ओके, लिस्ट ऑफ क्यू एन ए बनाए हैं मैंने, 10 क्वेश्चन बनाए हैं। तो अगर आप में से कोई भी अगर ये वीडियो देख रहा है तो जिनको भी मतलब जीडीएस ज्वाइन करना है और लगता है कि उनके मन में ये सवाल हो सकते हैं तो ये 10 सवाल देख लीजिए। अगर ये 10 सवाल में से कोई भी सवाल आपके मन में है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। और क्योंकि स्लाइड में जितना बताया है मतलब लिखा है उतना ही नहीं बताऊंगा, उससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस इज कंसर्न। ओके, सबसे पहला सवाल तो ठीक है, चलते हैं। ये आपने स्लाइड देख लिया होगा तो आगे चलते हैं क्योंकि स्लाइड में मैंने क्वेश्चंस मेंशन किया है। सबसे पहला सवाल है, बीपीएम डू वर्क ऑफ एबीपीएम इन अब्सेंस ऑफ एबीपीएम और वाइस वर्सा। मतलब अगर बीपीएम एबीपीएम नहीं रहा तो उसको बीपीएम का काम करना पड़ता है क्या, या फिर एबीपीएम नहीं रहा तो बीपीएम का काम करना पड़ता है क्या, सेम। ठीक है, तो इसका आंसर है ये डिपेंड करता है बीओ पे कि वो कौन सा हैंडेड है। ठीक है ना, हैंडेड मतलब क्या होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बीओ। एक रहता है सिंगल हैंडेड जहाँ पे सिर्फ बीपीएम रहता है, वहाँ पे उसको बीपीएम और एबीपीएम दोनों का काम संभालना पड़ता है। ये उन्हीं बीओ को दिया जाता है जो बीओ में मतलब आपकी पॉपुलेशन बहुत ही कम हो, वहाँ पे लोगों की संख्या बहुत कम हो, जहाँ पे लेटर्स वगैरह कम आते हो, वहाँ पे एक मतलब जहाँ पे एक ही आदमी सफिशिएंट है काम करने के लिए, तो उसी जगह को अपन मतलब उसी बीओ को वो सिंगल हैंडेड कर देते हैं। और डबल हैंडेड मतलब डबल हैंडेड ऐसी कुछ चीज़ रहती नहीं है, लेकिन मैं एक मतलब आपको समझ में आए इसीलिए बोल रहा हूँ। डबल हैंडेड मतलब वहाँ पे दोनों काम करते हैं, बीपीएम और एबीपीएम। ठीक है, तो वहाँ पे बीपीएम और एबीपीएम कंपलसरी रहते हैं। तो बात रही कि अगर एबीपीएम वहाँ पे जहाँ पे बीपीएम और एबीपीएम काम कर रहे हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे काम नहीं करना पड़ता। अगर आपको मतलब अब्सेंस है मतलब वो लीव पे गया है या फिर छुट्टी पे गया है तो उसको एक सब्सटीट्यूट छोड़ के जाना पड़ता है। ये रूल है, ठीक है, पोस्ट का। तो वहाँ पे आपको जब आप ज्वाइन करेंगे, जब आप लीव करेंगे मतलब लीव लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रूल कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पे काम नहीं करना पड़ता, एज ए सब्सटीट्यूट छोड़ना पड़ता है। ठीक है, दूसरा सवाल है एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स फॉर जीडीएस 2021। मतलब अभी जो महाराष्ट्र की वैकेंसीज निकली या फिर बिहार की जो भी वैकेंसीज निकली है तो बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि मतलब कट ऑफ मार्क्स कितने लगेंगे, मतलब कब तक हो जाएगा सिलेक्शन, मतलब इतने परसेंट है तो इतना हो जाएगा क्या। तो मैं आपको बता दूं, दिस इज़ नॉट एनी टाइप ऑफ एग्जाम फॉर कट ऑफ मार्क्स एक्सपेक्टेशन। ठीक है ना, ये कोई एग्ज़ाम नहीं है। ठीक है ना, जिससे आप मतलब अंदाज़ा लगा सके कि कोई कट ऑफ लगेगा इसका, ऐसा कुछ कट ऑफ नहीं लगता। ठीक है ना, ये दिस इज ओनली अ 10th बेस्ट परसेंटेज डायरेक्ट सिलेक्शन। ओके, बेस्ट एग्जाम मतलब एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन होता है 10th बेस के परसेंटेज पे अकॉर्डिंग टू मेरिट लिस्ट जनरेटेड एंड देर इज नो इंटरव्यू। ठीक है ना, इंटरव्यू नहीं होता है। ठीक है, तो ये मतलब ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब 90% रहेंगे तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, 90% वाले भी कभी कभी सिलेक्ट नहीं होते हैं, कभी कभी 75 वाला भी सिलेक्ट हो सकता है। क्योंकि ऐसे अगर जगह पे डाल दिया उसने कि जहाँ पे कोई अप्लाई नहीं करे तो वहाँ पे वो अगर हाईएस्ट रहेगा तो वहाँ पे उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको 90% है, 89% है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। 80 अब जो है जितने भी है वो डाल दीजिए, चांसेस है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे फर्स्ट लिस्ट में नहीं लगा, मेरिट लिस्ट में नहीं लगा तो हो सकता है वेटिंग पे आपका नंबर लग जाए, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इंटरव्यू फॉर जीडीएस पोस्ट, हाँ ये किसी ने पूछा था मुझे, इसका जवाब मैं देता हूँ कि नहीं, जीडीएस पोस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता। किसी ने मुझसे पूछा था सर इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू में कैसे सवाल पूछे जाते हैं जीडीएस के, तो बता दूं मैं, जीडीएस के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता, डायरेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस होता है। जैसे कि मैंने तीसरे वीडियो में मेरे बताया है, फुल सिलेक्शन प्रोसेस वहाँ पे एक्सप्लेन किया है, तो वहाँ पे जाके देख लीजिएगा वीडियो। और जब इंटरव्यू नहीं रहेगा तो इंटरव्यू के सवाल कहाँ से आएंगे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सैलरी स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रेनिंग, मतलब ये बहुत बच्चों को ये था कि सर ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई तो पेमेंट भी चालू हो जाता है क्या, तो ऐसा नहीं है। ट्रेनिंग का यहाँ पे पीरियड डिसाइड नहीं रहता है। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है उसके बाद आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है। ठीक है, तो ट्रेनिंग कितने भी दिनों की हो सकती है वैसे, मतलब डिपेंड करता है बीओ पे और आप कहाँ पे रहते हो। आप अगर दूसरे गांव से हो और आपका नंबर 300-400 किलोमीटर दूर लगा है तो आपको
अपना खुद का रहने का, खाने का सब कुछ करना पड़ेगा, वहाँ पे एडजस्ट होना पड़ेगा, तब आपको टाइम लग सकता है। तो ये कुछ डिपेंड नहीं करता, ट्रेनिंग का पीरियड हो सकता है किसी की ट्रेनिंग 7 दिन 8 दिन चले, तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, किसी की 2-3 दिन भी चले, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। नो सैलरी नॉट स्टार्ट्स फ्रॉम नो सैलरी नॉट स्टार्ट्स फ्रॉम ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग से वो चालू नहीं होती है, जैसा कि मैंने वीडियो में बताया ऑलरेडी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर डेट ऑफ ज्वाइनिंग। जब आपको प्रोविजनल एंगेजमेंट लेटर मिलता है और उस पर जो डेट मेंशन रहती है, उसी डेट के हिसाब से आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। और उसके लिए मेन है पैन कार्ड, ठीक है ना। तो सब जिसके पास पैन कार्ड नहीं होगा, ठीक है, तो वो बना लीजिए पैन कार्ड। पैन कार्ड इज़ वेरी कंपलसरी। ओके, आगे चलते हैं। 5वां सवाल है, जी डी एस इज विच टाइप ऑफ पोस्ट। ओके, जी डी एस से कौन से टाइप की पोस्ट है? तो जी डी एस इज एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल पोस्ट ऑफ इंडिया पोस्ट। ये परमानेंट नहीं है, ठीक है ना, परमानेंट बोल सकते हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल है, मतलब टोटली लिंक नहीं है, ठीक है। आप इससे लिंक हो सकते हैं, टोटली आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन सकते हैं। आफ्टर क्रैकिंग डिपार्टमेंटल एग्जाम यू कैन बी अ डिपार्टमेंट परमानेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट। ओके, मतलब आप अगर इनके डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं पोस्ट के, ठीक है, तो उसको आप एलिजिबल होने के बाद अगर आप एग्जाम क्रैक करते हो तो आप परमानेंट एक एम्प्लॉय बन सकते हो इंडिया पोस्ट के, ठीक है। 6 क्वेश्चन है, इज देयर एनी प्रमोशन इन जी डी एस? हाँ, तो प्रमोशन तो होता ही है भाई, ठीक है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, जैसे कि आप देखें राइट साइड में मैंने लिखा है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जी डी एस प्रमोशन चांसेस, ठीक है। जी डी एस प्रमोशन टू पोस्टमैन और मेल गार्ड एग्जाम, एग्जाम होती है डिपार्टमेंटल एग्जाम, ठीक है। उसके बाद ग्रामीण डाक से प्रमोशन टू एम टी एस यानी मल्टी टास्किंग स्टाफ एग्जाम। उसके बाद जी डी एस प्रमोशन टू पोस्टल असिस्टेंट और सार्टिंग असिस्टेंट प्रमोशन एग्जाम, ठीक है। तो ये 3 एग्जाम है। इस 3 एग्जाम के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें फुल एक्सप्लेनेशन रहेगा कि इसका सिलेबस क्या होता है और कैसे होता है, किस ड्यूरेशन में ये एग्ज़ाम्स लिए जाते हैं डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो वीडियो आगे आएगा, ठीक है। 7वां सवाल है, चांसेस ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। क्या चांसेस है कि अब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए? तो इसका जवाब है हाँ, हो सकता है, क्योंकि देखिए पहले ही नोटिफिकेशन में फुली क्लियर्ड में मेंशन्ड है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप ब्लर मेंशन मतलब अपलोड ना कीजिए। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उनके जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए गए हैं उनके वो प्रिंट उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। आपको बस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उनको दिखाना पड़ता है और वो वहाँ कैसे टैली करेंगे, वो जो आप उन्होंने प्रिंट निकाली है, जो आपने अपलोड किए हैं उनके प्रिंट निकाले हैं, उनसे और आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वो मैच करके देखेंगे। अगर वो मैच नहीं हुआ तो गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। ऐसा कभी हुआ नहीं है कि मतलब कि ऐसा मैंने सुना नहीं है किसी को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया हो, लेकिन आप ध्यान से अपलोड कीजिए, कोई गलती मत कीजिए, ठीक है ना। ध्यान से एकदम आराम से फॉर्म भरिए और डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए, और जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो अपने पास रखिए, ठीक है। अगला सवाल है, एनी मनी डिपॉजिट बिफोर ज्वाइनिंग। हाँ, बहुत सारा सवाल रहते हैं बहुत सारे के बच्चों की कि ज्वाइनिंग के पहले पैसे जमा करने होते हैं क्या, कितने पैसे जमा करने होते हैं वगैरह। तो मैं बता दूं, ज्वाइनिंग के पहले कोई पैसे जमा नहीं करने होते, और दिस इज़ अ ठीक है ना, दिस इज़ अ परमानेंट जॉब एक्चुअली। सो मतलब आपको कोई पैसे जमा नहीं करने होते, सिंपल सी बात है। मतलब कन्फ्यूज़न रहता है कि पैसे जमा करने होते हैं या फिर कोई डोनेशन मांगता है या फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है क्या, तो ऐसा कुछ नहीं रहता है यहाँ पे। सिंपली आपको कुछ मनी ऑर्डर रहता है, मनी ऑर्डर टाइप रहता है, जो मतलब जब मैं सिलेक्ट हुआ तो मेरे इसमें 2500 सिर्फ का मनी ऑर्डर किया था, तो वो मनी ऑर्डर आपको करना पड़ता है। तो वैसे ही वो हर साल चेंज होता है, उसकी कीमत हर साल बढ़ती है, लेकिन ऐसा कोई मतलब फिक्स रकम नहीं है कि आप पैसे जमा करना पड़ता है या फिर इतने पैसे जमा करना पड़ता है, 25-30 हज़ार, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। तो इस गलतफहमी में मत रहिए कि मतलब ऐसे अफवाह फैलती है, अफवाह हो जाती है कभी कि पैसे जमा करने पड़ते हैं, 50,000 जमा 60,000 जमा करने पड़ते हैं, ऐसे मैंने सुना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, पैसे जमा नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है ना। आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद आराम से सिंपल प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की, और उसके बाद आपका डायरेक्ट ज्वाइनिंग हो जाएगा, ठीक है। 9 क्वेश्चन, बी अवेयर ऑफ फ्रॉड रिगार्डिंग जी डी एस पोस्ट। हाँ, तो ये जब हमारी रिक्रूटमेंट हुई तो उस दौरान मैंने ये बहुत सारा मतलब सुना था इसके बारे में, और ये रियल भी है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं ये रियल में बता दूँ आपको कि जो मतलब बहुत सारे रहते हैं थर्ड पार्टीज़, तो क्या करते हैं वो मतलब आपके पेरेंट्स को कॉल लगाएंगे और बोलेंगे कि आपके बच्चे को 90% है या फिर 92% है, तो वो बोलेंगे हाँ, अगर रहेंगे उन कितने परसेंट, तो बोलेंगे आपका का जी डी एस में लग जाएगा, आप आराम से लग जाएगा, आप हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। तो फिर वो उनसे कॉन्टैक्ट करते हैं, और अभी जॉब का चक्कर है इसलिए मतलब पेरेंट्स भी पैसे दे देते हैं, और ऐसे पैसे नहीं मांगते, वो 50,000 60,000 या फिर 1 लाख तक पैसे मांगते हैं आपसे, ठीक है ना, कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, हमारे थ्रू कीजिए। तो मैं आपको सीरियसली बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं रहता, ठीक है ना। जी डी एस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज फुल्ली कंडक्टेड बाय इंडिया पोस्ट एंड देयर इज नो थर्ड पार्टी इज इन्वॉल्व बाय विच यू आर ज्वाइनिंग इज श्योर। ओके, मतलब कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, आप सीधा सीधा ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरेंगे,
ठीक है ना, जगह डालेंगे, आपका मेरिट बेस पे रिजल्ट लगेगा, रिजल्ट लगा अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप वही है जो मैंने प्रोसेस बताई है, वहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वैसे होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, आपका काम चालू हो जाएगा, कोई भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं रहेगी, याद रखिए, ठीक है। इट डिपेंड्स ओनली ऑन मेरिट लिस्ट जनरेटेड, जैसे मेरिट लिस्ट जनरेट होगी उसी के ऊपर ये डिपेंड रहेगा सारी बात, ठीक है। उसके बाद लास्ट सवाल है टाइम ड्यूरेशन फ्रॉम वैकेंसीज टू ज्वाइनिंग, मतलब अभी वैकेंसी निकली है अभी अभी तो ज्वाइनिंग तक कितना समय लगेगा। और नॉट प्रेफर परफेक्ट बट एज पर माई ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस, मतलब मेरे ज्वाइनिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से वैकेंसी जब निकली है उसके लगभग लगभग 8 से 9 महीने बाद आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, मतलब अभी वैकेंसी निकली है तो लगभग दिसंबर जनवरी या फिर फेब या फिर कम भी बोल सकते हैं, तब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये परफेक्ट नहीं है, मैं मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। जब रिजल्ट लगता है आफ्टर रिजल्ट इट टेक्स 3 to 4 मंथ्स फॉर ज्वाइनिंग, मतलब रिजल्ट लगने के बाद 3 से 4 महीने लगते हैं ज्वाइनिंग के लिए, या फिर आफ्टर फॉर्म कंप्लीशन, मतलब फॉर्म कंप्लीट हो रहा है 26 मई को, उसके बाद लगभग 3-4 महीने में रिजल्ट लग जाएगा, ठीक है ना। तो रिजल्ट के बाद 3-4 महीने और, तो ऐसी प्रोसीजर होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और ऐसे वीडियो जानने के लिए GDS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।